लियारी कराची का सबसे कदीम इलाका। लियारी वो जगह है जहां पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वालों ने पहली रिहाइश अख्तियार की। लियारी वो है जहां सिंध की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी का सबसे पहला दफ्तर बनाया गया। लियारी वो है जहां से मुल्क में 4 मरतबा इक़्तिदार में रहने वाली जमात के मौजूदा सरबराह ने जन्म लिया। लियारी वो है जिसने खेलों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लियारी वो है जिसके फुटबॉलर्स ने सारे पाकिस्तान को हैरान करके रख दिया। लियारी में गैंग वॉर भी सरेआम हुई। लियारी में लोगों ने सर भी कटवाए, लेकिन इसी लियारी से ऐसे टैलेंट ने भी जन्म लिया जिसने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। लियारी ने सब देखा और दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। लियारी वो मकाम है जहां से कराची शुरू होता है। आज लियारी का नाम दहशत की पहचान बन चुका है, लेकिन लियारी कहानी हमेशा से इतनी भी डरावनी नहीं है। खेलों की बात करें तो बॉक्सिंग के मैदान में लियारी ने हुसैन शाह की शक्ल में ओलंपियन पैदा किया। लियारी ही ने खान मोहम्मद और नजर मोहम्मद जैसे न जाने कितने बॉक्सर दिए। फुटबॉल के मैदान में लियारी का नाम दुनिया भर में पहचाना जाता है और लियारी ही वो जगह है जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप दुनिया में कहीं भी हो, लियारी में उसका जश्न अलग ही होता है। बॉडी बिल्डिंग के मैदान में भी लियारी के कई नौजवानों ने नाम कमाया। इन्हीं जवानों में से मिस्टर पाकिस्तान बनने वाले सिकंदर बलोच जैसे जांबाज ने जन्म लिया। मर्द तो मर्द, लियारी की लड़कियां भी हर मैदान में सनफे आहन हैं। सख्त और कड़ियल जान समझे जाने वाले सुरों के समंदर में भी अपना मकाम रखते हैं। कहानी सुनो के शहर में दुनिया को मुब्तला करने वाले कैफी खलील हूँ। ये रैप म्यूजिक के मुनफरिद अंदाज में लियारी के मसाइल दुनिया के सामने अछूते अंदाज में लाने वाली लियारी की एवा भी। ऐसे ही कई बड़े बड़े आर्टिस्ट देने वाले लियारी ने अपनी पसमानदगी के बावजूद मुल्क की सियासत में भी अपनी जगह बनाई है। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद लियारी के सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात रही जिसने लियारी वालों के दिल में जगह बनाई। कराची में पीपल्स पार्टी का पहला दफ्तर लियारी में ही बना। लियारी ने शहीद बेनजीर भुट्टो, उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को वोट देकर असेंबली में पहुंचाया। पीपल्स पार्टी के लियारी से लगाव की बड़ी मिसाल 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद सिंध कैबिनेट के पहले इजलास का लियारी के ककरी ग्राउंड में मुनक्किद होना है। फिर इसी मैदान में 1987 में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की मेजबानी भी की। 1988 में बिलावल भुट्टो की पैदाइश भी लियारी के ही अस्पताल में हुई। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी सियासत का मशहूर तरीन सियासी तराना दिला तीर बजा भी लियारी के ही स्टूडियो में तैयार हुआ है, जो यहाँ की मकामी जबान बलोची में ही लियारी की ही गुलकारा ने गाया है। भुट्टो साहब ने लियारी को पेरिस बनाने का वादा तो किया था, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ। पेरिस बनने के बजाय लियारी गैंगस्टर का अखाड़ा बन गया, जिसने कई खूनी लड़ाइयाँ देखी, जिसमें कई माओ ने अपने कड़ियल जवान बेटे खो दिए, कई औरतें बेवा हो गई, कई बहनों के घर उजड़ गए। लियारी ने जिंदगी का हर रंग और रूप देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी है। किसी जमाने में नो गो एरिया समझा जाने वाला लियारी आज फिर जिंदगी की पूरी रमक के साथ 6 दिनों की उम्मीद के सहारे खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज मैं मौजूद हूं शहर कायद में और कराची का ये साउथ जोन, जहां नेशनल असेंबली की 3 नशिस्तें यानी NA 239, 240 और 241 लगती हैं। जिस तरह से कराची को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसी तरह से साउथ जोन ये कराची की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तमाम कारोबारी मराकज़, सदर, बंश रोड, रनशोर लाइन, बोल्टन मार्केट, IIA चंद्रीगढ़ रोड, तमाम बैंक्स के मराकज़ इस इलाके में मौजूद हैं। अगर अब मैं स्पेशली और स्पेसिफिकली इस इलाके की बात करती हूँ तो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है ये चील चौक। ये हल्का है NA 239 और ये चील चौक कभी दहशत की अलामत समझा जाता था। यहाँ के रिहायशियों ने अपने खून से इस दहशतगर्दी की कीमत चुकाई है। मेरा ऑफिस चंद कदमों के फासले पर ही, चंद मील के फासले पर ही मौजूद था और मुझे याद है आज भी वो वक्त के जब यहाँ पर हमले हुआ करते थे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, यहाँ पर दंगे हुआ करते थे, तो उस वक्त जो सहाफ़ी लियारी के लिए, चील चौक के लिए अपने दफातर से कवरेज के लिए निकलता था तो वो कलमा पढ़कर निकलता था। ये वो इलाका था। यहाँ के घर घर से लाशें उठी हैं। यहाँ पर गोलियों की और ग्रेनेड की बरसात से ज़मीनें गीली और फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद रहा करती थी। फिर हमने वो वक्त देखा कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन ये इतना अहम तरीन इलाका, इतना अहम इलाका, आज भी अगर इस इलाके को आप देखते हैं तो यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गंदा पानी है, सेहत के बदतरीन निज़ाम है। यहाँ पर वो तमाम मसाइल हैं कि जिसकी हम बात कर सकते हैं। गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं।
ये इंतहाई अहम तरीन इलाका इसलिए भी है क्योंकि ये इलाका कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। यही वो इलाका है जहां ककरी ग्राउंड में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना इजलास किया था, पहला इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ था। यही वो इलाका है जहां से आसिफ अली जरदारी साहब भी जीत चुके हैं। यही वो इलाका है जहां से बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी जीत चुकी हैं। यही वो इलाका है जहां बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई थी। यही वो इलाका है जहां कुछ कदमों के फासले पर लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है जहां बिलावल भुट्टो साहब की पैदाइश हुई थी। यही वो इलाका है जहां कई दहाइयों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती रही, माँ सिवाय 2018 के वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शकूर शाद कामयाब हुए थे और बिलावल भुट्टो ने उस पर कॉन्टेस्ट किया था और वो तीसरे नंबर पर इस इलाके में आए थे। और इस दफ़ा बिलावल भुट्टो यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी जगह नबील गबोल साहब, जो इससे पहले भी 5 दफ़ा लियारी से जीतते रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पिछले 15 साल से ये इलाका नज़रअंदाज है। यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शिकवे और शिकायत पाई जाती हैं क्योंकि जो तबाही हम देख रहे हैं वो ऑब्वियसली अभी लोगों से बात करेंगे तो उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या शिकवे और क्या शिकायत हैं। आज भी जो लियारी के अवाम है ना, वो कासा सवाल लिए हुए कि आखिर कौन है ज़िम्मेदार लियारी की तबाही का। आइए लियारी के अवाम में जो कि 8 लाख की यहाँ की आबादी है और 4,22,081 वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसके हक़ में वोट देते हैं, क्यों देंगे, किस लिए देंगे और आने वाले जो उम्मीदवार हैं और जिनको ये मुंतखब करके नेशनल असम्बली में भेजेंगे या सूबाई असम्बलियों में भेजेंगे, उनसे क्या तवक्कात रखते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जो यहाँ के उम्मीदवारान हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि 15 साल से नज़रअंदाज इलाके के लिए लियारी के उम्मीदवारों के पास क्या प्लान है और अवाम के पास उनके लिए वोट देने के लिए क्या प्लान है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वोट देंगे 8 फरवरी को? इंशाअल्लाह। किसको? पीपल्स पार्टी वाले उसी को देंगे और किसको देंगे? तो वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट तो लियारी तो आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है और गढ़ है, गढ़ रहेगा ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। मेरा वोट जितने भी है इस पीटीआई के और किसी को दे नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको देंगे? और अभी हम लोग सोच रहे हैं किसको दे हुए। पहले किसको दिया था? पहले तो पीपी को दिया था। हाँ। शिकवे क्या है पीपल्स पार्टी से? शिकवे ये है काम होए धंधे होए, काम धंधा है ही नहीं और रोडों के हाल देख रहे हो, दुनिया देख रहे, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को वोट देंगे। मसाइल क्या है आपके? मसाइल इधर लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। पानी अगर आता है भी तो गंदा पानी है। लाइट तो इधर है ही नहीं। आप भी देख लो, लाइट है ही नहीं। बहुत तंग आ गए, इसीलिए अभी इस बार पीटीआई को वोट देंगे। पहले भी तो पीटीआई के शकूर शाद साहब जीते थे, क्या किया उन्होंने इस इलाके के लिए? उसको बांधा हुआ था ना शकूर शाद के, तो उसमें वसाइल ही नहीं थे ना। अभी हमारा कालेद और मरकज में तो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, इमरान खान साहब नहीं देते थे यहाँ के लिए कुछ? वो अल्लाह जानता है, लेकिन पीपल्स पार्टी से बेहतर है पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। चल रहा है। वोट किसको देंगे? लबेक वाले को देंगे इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? हम लब्बेक को देंगे। तहरीक लब्बैक को? वाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर आफियत अल्लाह। भाई वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो हम देंगे पीटीआई को अभी। ठीक है, अभी नए चेहरे लेके आने हैं ना। ठीक है, पुराने चेहरे सारे देख लिए। शकूर शाद साहब जीते थे यहाँ से 2018 में भी। क्या सर, क्या मसाइल हल किए लिया? कुछ मसाइल हल नहीं किया था इसने। ठीक है, जब भी जाते हैं तो टाल मटोल करते थे। जी हम आते हैं करते हैं, ये जो जीत के जाता है यहाँ से नहीं आता है फिर। ये जहाँ से मैं गुजर रही हूँ नाज़रीन, ज़रा एक मंज़र आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ सीवरेज लाइंस के बड़े मसाइल हैं और जब मैं इधर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि जो गटर लाइंस हैं ये काफ़ी अरसे से ये फुटपाथ के ऊपर रखी हुई है, जिससे फुटपाथ के नीचे यानी गटर लाइंस भी इन्हें होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर रखी हुई हैं। और आगे जो मैं आपको तकलीफ दे मंजर दिखाने वाली हूँ, मुझे बताया गया है कि मसाजिद के सामने पिछले 1.5 महीने से बता रहे हैं भाई कि पड़ी हुई है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं। और जो आगे मैं तकलीफ दे मंजर आपको दिखाने वाली हूँ, मसाजिद हैं आस पास में आमने सामने, और वहाँ पर गटर का पानी
नमाज जनाजा यहाँ पर नहीं पढ़ा जा सकता। ये देखें कैसे लोग पाकी और नापाकी का एहतमाम करेंगे। ये देखें, ये गंदगी देखें, ये देखें, ये खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो कितना, ये हमारा कहें अरसे से ये खराब पड़ा हुआ है, कोई तवज्जो नहीं देता। ये गटरों का पानी, सब जगह पर पानी पानी होता है। कल अगर आप आती ना, आपको पता चल जाएगा किस तरह यहाँ से निकलना होता है। इतना बच्चे क्या करे, मजबूरी के खातिर रहना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्या करे। वोट देंगी किसी को? अभी जो ये जब तक ये काम नहीं होगा ना, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। सही है। कितने सालों से है? ये तो काफी अरसे से ऐसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, काफी अरसे से पड़ा हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें गिर जाते हैं। आपको यकीन आता है, मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे गंदे होकर आते हैं। पहले किसको वोट दिया था आप लोगों ने? हम लोग ने तो इमरान खान को दिया, ये अपने जरदारी को दिया, सबको दिया हम लोगों ने वोट, मगर कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं देता है। कोई करते कोई तवज्जो नहीं देता है। किसी से उम्मीद है कोई कर सकता है आपका मसला हल? यहाँ तो कोई मसला नहीं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो लोगों के घरों में सिलेंडर जलते। ये खातून जो है वो सिलेंडर लेकर आ रही हैं। एक और जी, और गली में चले जाओ, और गली में चले जाओ, ऐसी गली है सारी बड़ी हुई। ये तो मेन रोड है ना, ये तो मेन रोड है ना, इसका कुछ करो आप लोग। वोट देने जा रही हैं आंटी इस बार? इस बार नहीं जाएंगे। क्यों? हम LLP को देंगे। अच्छा, TLP को? जी। क्यों? वो पहले किसको दिया था? पहले हमने इमरान खान को दिया था, पीपल्स पार्टी को दिया था, अभी इसको भी आजमावे ना। ये जी, ये खवातीन हैं जिनको जो इस तकलीफ में हैं, जो शिकवा कर रही हैं, और वाकई ये वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये गलियां हैं, आने जाने का, गुजरने का रास्ता है, लेकिन गटर का पानी, गंदगी यहाँ पर मौजूद है। लोग कैसे मसाजिद जाते होंगे, कैसे नमाज अदा करते होंगे, कैसे तहारत का, पाकी का बंदोबस्त करते होंगे कि उनको इसी गंदगी में से निकल के मस्जिद जाना है, नमाज का एहतमाम करना है और इसी गंदगी से निकल के वापस आना है। जैसे कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नमाज जनाजा तक हम नहीं पढ़ सकते हैं, कि कहाँ पढ़ें। ये मंजर आपके सामने। अभी आपको मेरे अक़ब में आवाज़ें आ रही होंगी, एक शोर सा सुनाई दे रहा होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ मैं देख रही हूँ, तो मुझे एक वो वाला जो एक इलेक्शन का अंसर होता है वो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो इलेक्शन की गहमा गहमी, ख़वातीन का एक प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है और जो इस हलके के उम्मीदवार हैं नबील गबूल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो इस प्रोग्राम में थे तो हमने यहीं पर ही आके नबील गबूल साहब को पकड़ लिया है ताकि उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम गबूल साहब। जी वालेकुम। खैरियत से हैं? वेलकम टू लियारी जी। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि काफ़ी चार्ज क्राउड और ख़वातीन मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कम माहौल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लियारी में, मुझे पूरा लियारी सुबह से घूम रही हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है ये माहौल। देखिए पूरे पाकिस्तान में माहौल नहीं बन रहा है। मैं यही लोगों को कहता हूँ कि जितने भी हमारे TV चैनल्स हैं वो लियारी आए। लियारी में आप माहौल देखें, इतना चार्ज हैं लोग। ये एक छोटी सी गली है, इस गली में एक अब 1000 के करीब लेडीज़ बैठी हैं, सारे चार्ज हैं। हमारे लियारी में क्या होता है, जो लेडीज़ होती है ना वो ज़्यादा वोट कास्ट करती हैं। अच्छा, अपने साथ फिर वो अपने घर के मर्दों को भी निकालती हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने जिस तरह अभी जो रिस्पांस देखा है, ख़ासकर मेरे अपने लिए भी, पार्टी के लिए, ये पहले मैंने एक रिस्पांस देखा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खड़ी थी 1988 में, उस वक्त मैं MPA के लिए था और वो MNA के लिए, और अब इस तरह का चार्ज रिस्पांस देख रहा हूँ। इंशाल्लाह भी हमारे आगे कोई आएगा नहीं। अब गबूल साहब ये फरमाइए सर कि ये जो हलका है लियारी का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ और भुट्टो ख़ानदान का ये आबाई हलका समझा जाता है, तो सर क्या वजह है कि 2024 के इलेक्शंस में ना बिलावल साहब खुद, ना आसफा भुट्टो साहिबा खुद वो यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है सर? क्या जो 2018 में जो नताइज दिए थे, जो रिज़ल्ट आए थे सामने, क्या एक ये वजह है यहाँ से कॉन्टेस्ट ना करने की? देखिए ये वजह नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़ी मोहब्बत करती थी लियारी से, तो पहला इलेक्शन उन्होंने लियारी से ही लड़ा था 1988 में, और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी यहाँ से लड़े, उसके बाद फिर बिलावल साहब भी लड़े। मेरे दादा 1936 में यहाँ से MPA बने, मेरे चाचा 2 दफ़ा MNA बने यहाँ से, और फिर मैं कोई 3 दफ़ा MNA यहाँ से बनाऊँ, 3 दफ़ा MPA भी बनाऊँ। तो ये हमारी गबोल फैमिली और भुट्टो फैमिली की जो मिलाप हुई 1967 में, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है लियारी शुरू से ही।
और अभी जो आपने सवाल किया कि चेयरमैन खुद क्यों नहीं लड़े, चेयरमैन 3 हलकों से लड़ना चाह रहे थे, तो वो लाहौर पे उन्होंने फोकस किया और लाहौर से उन्होंने प्रेफर किया कि वो लाहौर से लड़े, इसलिए लियारी से उन्होंने अपनी सीट मुझे दी। तो क्योंकि वो खुद लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये डिसीजन लिया, वो लियारी से इलेक्शन लड़ रहे थे। देखिए 2018 में क्या हुआ था, 2018 में एक RTS इलेक्शन था। 2018 में ऐसे लोगों को मुकाबले में खड़ा कर दिया था जिनको खुद नहीं पता था वो जीतेंगे, रात को वो हार के सोए, सुबह उनके घर वालों ने उठाया कि उठो तुम MNA बन गए हो। तो वो मतलब फिर ऐसे लोग जो है अब कहीं आपको देखे नज़र नहीं आएंगे। आप पूरी लियारी में घूमे, आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम नज़र आएंगे। अगर हम नहीं कहते जी बैनर झंडे पीपल्स पार्टी के, लेकिन आपको प्रोग्राम भी किसी और जमात का आपको नज़र नहीं आएगा। सर मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी 2018 में तीसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर TLP थी और पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो सर अहलियान लियारी को ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वोट दिया तो सर क्या PTI इनके एतमाद पर उतरी पूरी? देखिए अव्वल तो PTI को जितवाया गया, PTI जीती नहीं थी। मैंने आपको कहा RTS का इलेक्शन था। दूसरी बात ये कि जो PTI से MNA बना था ना, उसने कोई 1 रुपए का भी काम नहीं किया लियारी में, उसने रोज़गार भी नहीं दी। जिस तरह इमरान खान ने वादा किया था मैं 1100 अरब कराची में दूंगा, तो हमें तवक्को थी कि लियारी में भी ये कुछ जो है बिलियंस देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कोई एक भी डेवलपमेंट लियारी के अंदर PTI के गवर्नमेंट में नहीं हुआ। 3 साल में एक नौकरी भी नहीं मिली। तो इसलिए वहाँ यहाँ के लोग बड़े नालान है, वो उन्होंने देखा है पास्ट रिकॉर्ड। अब जैसे मैंने साथ में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाया है, मैंने साथ में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाया है, मैंने बेताशा नौकरियाँ दी, इस इलाके के लोगों को पोर्ट कासिम में लगाया, बसेस दी हैं कम्युनिटी सेंटर्स को। तो मेरे काम दिखते हैं, इसलिए लोग बड़े खुश हैं। और मैं खुद दोबारा मैंने मारा 10 साल बाद। 10 साल तक जो है मैं मतलब किसी पोस्ट पे नहीं था, तो इसलिए लोगों की चाहत आप देखें। एक सवाल सर, अगर 2018 में नबील गबोल यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे होते तो क्या नतीजा मुख्तलिफ होता? ये तो आपने वो सवाल कर दिया जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये है कि चेयरमैन बिलावल, शहीद बेनज़ीर भुट्टो बहुत पॉपुलर है, उनको हरवाया गया है। मुझे अगर उनको हरवा सकते तो मुझे भी हरवा सकते थे। अच्छा सर, वैसे लियारी में काम भी हुआ है ना सिंध हुकूमत की तरफ से, आप उन कामों से मुतमईन हैं? सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। आप पूरी लियारी में घूमें, आपको एक चीज़ बड़ा वाज़े नज़र आएगा। पूरी लियारी के स्ट्रीट्स, गलियां, रोड जो हैं, तकरीबन हमने 38,000 पेवर ब्लॉक करवाया है। ये हमने काम करवाया सिंध गवर्नमेंट में। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बनाया JTC के साथ मिलकर। हमने यहाँ पर लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर NICVD बनाया है। आप वहाँ पे जाके देखें, वो लियारी जनरल हॉस्पिटल का पूरा नक्शा ही बदल गया है। हमने जितने ये रोड है, ये सामने अभी आपको रोड नज़र आएगा, चाकीवाड़ा रोड, ये हमने पूरा बनाया। टेनरी रोड हमने बनाया, पंपिंग स्टेशन बनाए। ये सिंध गवर्नमेंट के फंड से बने। वफाक ने हमें कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि हमारे पैसे खा गए। जो हमें 18th अमेंडमेंट में हमें के बाद जो मिलना था वो हमें नहीं मिले। लेकिन इस दफ़ा हमें पूरा यकीन है कि वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, तो इंशाल्लाह काम अब ज़बरदस्त काम लियारी में होगा। सर मुझे बताएं, आप कहते हैं 15 साल से लियारी महरूम रहा है, तो सर पिछले 5 साल 2018 से अब तक तो चले PTI का नुमाइंदा जीता था, शकूर शाह साहब यहाँ से जीते थे, लेकिन उससे पहले तो शाहजहां बलोच साहब यहाँ से जीते रहे हैं। तो सर क्या वो गलती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? मैं बिल्कुल समझता हूँ गलती थी, क्योंकि देखें वो शख्स जेल में रहे सारे वक्त, जेल से बाहर भी आया तो वो काम नहीं कर सका जो करना चाहिए था। देखिए जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं उसको बताना चाहिए, बुराइयाँ, वो शख्स खुद बुरा नहीं है लेकिन वो काम नहीं कर सका, तो वो 5 साल ज़ाया हो गए। फिर 5 साल बाद PTI आ गई, वो ज़ाया हो गए। तो मैंने कहा ना, वो 10 साल मेरे बाद वाले जो है ना वो ज़ाया हो गए। अब दोबारा नबील गबोल आया तो लोगों ने मेरे ऊपर एक गाना बना लिया, गब्बर इज़ बैक। तो वो गब्बर इसलिए कहते हैं कि वो अक्षय कुमार का गब्बर जो आके वो सिस्टम सही करता है, शोले का गब्बर नहीं जो ठाकुर के जो है हाथ काट देता है, तो वो गब्बर है जो आके सिस्टम सही करता है। मुझे इधर बड़े सिस्टम सही कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पर क्या करप्शन हुई है, मुझे पता है यहाँ लियारी जनरल हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है, मुझे पता है बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मुझे सिस्टम सही करना है। वो सिस्टम सही करने के लिए लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा। हुकूमत तो आप ही की जमात की थी। नहीं, देखिए वो पिछली जो थी ना, वो 10 साल में MNA कोई और थे, और मैं जो हूँ अभी 10 साल के बाद आया हूँ।
तो मेरे से तवक्कात है लोगों को। सर क्या 3 बड़े मुतालबात हैं लियारी के या लियारी के आवाम के जिनको सॉर्ट आउट करना है आपने फौरी? सबसे पहला काम जिस पे मैंने काम स्टार्ट कर लिया है, टेंडर होने जा रहा है, वो है गैस का। 400 किलोमीटर गैस का पाइपलाइन चेयरमैन बिलावल ने पिछली हुकूमत में इस हुकूमत में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाए हैं और 400 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी लियारी में बिछेगा और 6 महीने के अंदर मुकम्मल होगा। गैस का सबसे बड़ा मसला है, ये लेडीज़ जब भी मैं बात करता हूँ ये हमें वोट भी देते हैं, तालियां भी बजाते, लेकिन कहते हैं गैस हमें दो। गैस, उसके बाद के इलेक्ट्रिक का जो यहाँ पर मसला चल रहा है 14 घंटे लोड शेडिंग, उसका मसला हल करना है और तीसरा अहम जो मुझे काम करना है वो काम करना है बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देना। सर इससे पहले कि मैं आपके पास, क्योंकि अंदर की बड़ी खबरें होती हैं ना, मैं आपसे वो अंदर की खबरें लूँ। अभी मैं आते हुए सोशल मीडिया पर आपका एक क्लिप देख रही थी जिसमें आप बता रहे हैं कि बंस रोड पे गालिबन कुछ नया बन रहा है जहाँ पर लियारी वालों के लिए बिरयानी फ्री होगी। तो आप तो वो लोग हैं सर जो कीमे वाले नान के ऊपर तनकीद करते हैं और आप खुद लियारी वालों को बिरयानी की ऑफर कर रहे हैं सर, उस पर वोट ले रहे हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ था, जो मेरा एक MP है उस्मान इंगोरो, वो लियारी होटल का जो है ना ओनर है बिरयानी सेंटर का दुबई में। अच्छा, दुबई में। तो वो जो मैंने तकरीर की जिस इलाके में, वो उस्मान इंगोरो जो हमारे MP थे वहीं पे वो बैठे थे। तो मैंने कहा कि भाई दुबई में अब जो जितने लियारी वाले जाएंगे ये ऐलान करो कि अभी आप लोग लियारी वालों से जो है ना आप पैसे नहीं लोगे, बिरयानी फ्री का ऐलान करो। मजाक में दुबई में मजाक में मैंने उसको छेड़ा, जो हमारे MP है उसको मैंने मजाक में छेड़ा क्योंकि उसके लियारी होटल के नाम से दुबई में 4 होटल है। तो मजाक में मैंने उसको छेड़ा कि अभी आप दुबई आएंगे तो बिरयानी फ्री होना चाहिए। सर एक बड़ा जो तकलीफ दे पहलू है वो ये है कि लियारी कभी फुटबॉलर्स की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज मंशियात फरोशों की पहचान बन चुका है, गैंग वॉर की पहचान लियारी बना। तो सर नौजवानों के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है आपके पास? बिलावल साहब खुद नौजवानों की बात करते हैं। देखिए, अव्वल तो गैंग वॉर का खात्मा हो चुका है, पाकिस्तान रेंजर्स ने ठप्पा तो लगा ना सर। देखें, हर इंसान के ऊपर भी कोई ना कोई दाग लग जाता है। ये एक दाग लगाया और उस दाग को ख़त्म करने में मैंने बड़ा स्टैंड लिया। मेरी अपनी पार्टी से इख्तलाफात हुए इसी बात के ऊपर, क्योंकि हमारा जो होम मिनिस्टर था वो गैंगस्टर के साथ मिल गया था। ये जो इलाका आप बैठे हैं ये भी बड़ा एक टफ एरिया का नेबरहुड कहलाया जाता था, यहाँ पुलिस भी बगैर इजाज़त की नहीं आ सकती थी। लेकिन आज आप देखें कि किस तरह लेडीज़ बैठी है। आज आपके वजह से लिए जो है हमने ब्रेक किया हुआ है, मगरिब से पहले इनको हम लेडीज़ को फारिग कर देते कि अपने घरों में जाए, लेकिन रात के 3 बजे भी आप आएंगी तो आपको ये लोग नज़र आएंगे। अब अमन अमान का कोई मसला नहीं है, एक धब्बा था वो धो दिया हमने। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं। मंशियात की जो आपने बात की है, बिल्कुल मंशियात का इशू है, उस पर भी मुझे काम करना है, उस पर भी मुझे ऑपरेशन करना है मंशियात फरोशों के खिलाफ, उस पर भी काम करना है। नौजवानों के लिए पैगाम है कि अब आप लोगों ने बुरा वक्त देखा है, अच्छा वक्त आने वाला है। वफाक में भी हमारी हुकूमत, देखे वफाक में जब हुकूमत होती है, मैं मिनिस्टर था पहले पोर्ट एंड शिपिंग का, मैंने हर गली में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को पोर्ट कासे में नौकरियां दी है और वो लोग आज भी याद रखते हैं। तो मैं काम वाला बंदा हूँ। अब अल्लाह से दुआ है कि लियारी का MNA को जो है मिनिस्टरशिप मिले तो ज़्यादा काम होगा। मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके पास होती हैं अंदर की खबरें और पक्की खबरें होती हैं आपकी, तो सर क्या पक्की खबरें हैं, क्या होने वाला है, मरकज़ का क्या पोजीशन बनेगी? और सर तज्ज़ियानी खबर मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आज से कोई तकरीबन 1 महीना पहले हवा का रुख जो था वो रायवंड की तरफ था, लेकिन माशाल्लाह जरदारी साहब के लिए एक ये बड़ा मशहूर है कि ख़तरों के खिलाड़ी भी, और वो जो है सियासत के अंदर जानते हैं, गेम चेंजर हैं। जरदारी साहब एक गेम चेंजर है, तो उन्होंने सियासत के सी पैक है, वो गेम चेंजर है। और जरदारी साहब ने जो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोक दिया है। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का रास्ता रोक दिया है। अब ये है कि 90 के करीब हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कौमी असम्बली की सीटें मिलेंगी, 90 के करीब पीपल्स पार्टी को। बाकी हम आज़ाद और हमारे जो ये है अकाब पार्टी जो है जहांगीर तरीन वाला, इस IPP, इसके साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने तो सीट एडजस्टमेंट PMLN के साथ की है, वो एडजस्टमेंट किया है सीट के लिए, लेकिन कौमी असेंबली में एडजस्टमेंट वो हमारे साथ करेंगे। कबूल साहब, क्योंकि मरकज़ की आपने बात कर दी है तो फिर मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम फिर यहाँ सिंध की भी बात कर लें। सिंध में तो एक ये आम तासुर है और हमने देखा भी है कि पीपल्स पार्टी के बगैर तो हुकूमत बनती नहीं है यहाँ पे। यहाँ से क्या होने जा रहा है सर, और कराची की कितनी नशस्तें होंगी?
देखें, कराची में इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि MQM को भी नशिस्तें मिलेंगी, किसी एक का मोनोपोली नहीं होगा। MQM को भी सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को भी सीटें मिलेंगी, एक दो शायद जमात इस्लामी को मिल जाए। इसी तरह मिक्स होकर जो है ना कराची को, जिस तरह 2002 में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सीटें पीपल्स पार्टी को मिलने की हमें तवक्को है। जहाँ तक सिंध हुकूमत, मरकज की सीट्स की बात, मरकज कौमी असेंबली की, पीपल्स पार्टी PTI का कितना, सॉरी माफ कीजिएगा, MQM का कितना हिस्सा होगा सर? MQM हमारे साथ अलायंस में होगी, मरकज में MQM हमारे साथ अलायंस में होगी। आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे साथ अलायंस में होंगे। बड़ी पक्की वाली खबरें, पक्की ये मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ। हमारा एक जो है ना, एक ऐसा गवर्नमेंट बनेगा जिसमें सारे जमातों को हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह तय है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। हाफिज नईम जीतेंगे, ये तय हो गया? ये हाफिज नईम के अपने उसके तकरीरों के ऊपर है। अगर वो सोच समझ के तकरीर करें तो जीतेंगे, अगर सोच समझ के तकरीर नहीं करेंगे तो वो हारेंगे। बातें और इम्पोर्टेंट खबरें दे रहे हैं नबील गबूल साहब। कह रहे हैं कि मरकज में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। यहीं लियारी में रहती हैं? जी। कैसी है महंगाई? महंगाई तो बेहतर ज़्यादा ही है गरीबों के लिए। तो वोट देंगी किसी को? हम देंगे पीपल्स पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है आप? बस चलते हैं, झाड़ू बेचते हैं, आलू बेचते हैं, बस। आदमी तो है नहीं कमाने वाला, बच्चे पूछते नहीं है। अच्छा। अब ये हालत हो गई है मेरी को, बेनजी के भी पैसे नहीं मिलते हमको तो 2 साल हुआ। वोट देंगी? हाँ, मैं तो हमेशा पीपी वाली हूँ। पीपी वाली है? पीपी को वोट देती है? मेरी जिंदगी निकल गई, पीपी को ही दिया है। पीपी ने क्या काम किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया, दिया भी कुछ नहीं है। नाराज नजर आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोलता हूँ, एक माँ का 3 बेटा नशा में, हमारा जवान भतीजा नशे से एक तो मर गया, हमारा बेटा नशा, भतीजा नशे, सब खानदान पूरा नस्ल जवान है सब। तो हर जगह पे देखो 10 बैठा हुआ है, हाथ सर पे नीचे है। मुझे गवर्नमेंट को अल्लाह गरक करे। ये जवान इतना महंगाई, 200 रुपए प्याज, ये चावल टोकरा वाला 250-300, गरीब चावल भी अभी नहीं खा, पहले 50-60 में था, हम लोग रोज खाते थे, अभी 300-250। काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी अपने को देते हैं, बेचते हैं नौकरियों को बेच देता है ना। अरे इतना पेट भर गए, इतना पेट बड़ा किया है, खाली गरीब मर रहा है। वाले बोला जाए मरे गरीब, तुम लोग को क्या, तुमको अल्लाह तुमको खुद पकड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों का यही हाल होगा। आंटी आप वोट देंगी किसी को? आंटी तो बहुत ज्यादा अभी हम देगा कि पहले हम वोट दिया था, अभी मैं वोट ही नहीं देगा। वोट किसको देंगे? वोट तो देंगे जो हमारे लियारी में बैठे, इसको ही देंगे, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को दूंगा मैं, अभी से नहीं, 1973 से भुट्टो साहब के दौर से लेके हूँ। गटर लाइन्स खराब है, जो कोई सही नहीं करवाता। आप कहीं इलाकों में जाएं, इतना पानी है, वहाँ के जो नाजिम वगैरह जो भी काउंसलर है वो पूछते ही नहीं है, वोट ले लेते हैं और उसके बाद किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। अभी किसको वोट दे? अभी तक फ़िलहाल तो सोचा नहीं है कि किसको देंगे, लेकिन उसी को देना चाहेंगे कि जो हमारे आवाज़ सुने। क्या हाल देख रही है ना, आपके सामने सब नज़र तो आ रहा है। वोट के दिनों में सब निकल आते हैं बाहर, उसके बाद वोट ले लेते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, गलियों में इतनी गंदगी है। आप किसको लेकर आना चाहती हैं? मैं तो किसी को नहीं चाहती हूँ, अल्लाह को एक बंदा भेज दे, उसको ले आओ। मसाइल क्या है आपके इलाके के? कम मसाइल है, आधे से 12 से 13 घंटा लाइट नहीं होती है, गैस नहीं होता है, लाइट जाती है। गैस का सिलेंडर अभी भरवा लिया है या भरवाने जा रही हैं? भर लिया है, भरवा लिया है। अच्छा, कितने का पड़ता है गैस का सिलेंडर आपको? ये 270 का। और एक दिन के लिए एक सिलेंडर होता है? नहीं, मेरे को तो हम 2 बाप बेटी है, कमाने वाला कोई नहीं है, हमको चल जाता है, 2-3 दिन निकल जाते हैं। वोट किसको देंगी? और तो हम उसको देंगे जो हमको हर चीज की सहूलत हो। कौन देगा सब? देखो गैस तो हमारे घर में आता ही नहीं, हवा आती है, चलो हमारे माचिस खत्म हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है हमको। गैस महंगा हो गया, 2 दिन 3 दिन गैस चलता है,
अभी हम क्या करें, किसको वोट देंगे? भाई सोच लिया है वोट किसको देंगे 8 तारीख? बिल्कुल सोचा हुआ है। किसको देंगे? वोट हमारा उसको है जिसको बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। 2018 में पीटीआई के टिकट से जीतने वाले शकूर शाद साहब इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। 2018 में पीटीआई के टिकट से लड़े, जीत भी गए। अब अच्छी लीड थी आपकी, तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो थे, दूसरे नंबर पर टीएलपी थी, आपने यहाँ से जीता। अब सर आप पीटीआई को छोड़कर अपना अलायंस बनाकर यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमने देखा है कि पार्टी के टिकट्स पे लड़ने का फ़ायदा होता है। आप समझते हैं कि ये जो आपने अलायंस बनाया है ये फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए? सूरत ये है कि वो पीटीआई में रहा, मैं उनकी वजह से, उनके टिकट की वजह से मैंने बना, सबसे बड़ा अपसेट किया पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं समझता मैं कि वो कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी बलोची रवायत के ख़िलाफ़ है। बलोचों में कहा जाता है कि अगर आप किसी का एक गिलास पानी पिए तो 100 साल याद रखे। तो लेकिन ये कि मेरे साथ जत्तियाँ हुई, हमने सब कुछ कुर्बान किया। हमने बड़े लोगों की तरफ से हमें बड़ी ऑफ़र्स आई, 20-25 करोड़ की ऑफ़र थी कि आप आ जाएं हमारे साथ आदमी एतमाद में। नोटों में तोले जा रहे थे लेकिन हमने मना किया था। कहाँ से ऑफर आई? बड़े लोगों की तरफ से। वो जवाब मेरा ये था उनको कि आप भी एक बलोच हो, मैं भी बलोच हूँ, किसी बलोच पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगे, आप समझ गए होंगे। जरदारी साहब की बात कर रहे हैं? जी मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उनको मुँह पे कहा था कि 25 करोड़ की ऑफरें थी, करोड़ों की ऑफरें थी, ठीक है ना, और वो ऑफरें टुकरा के। लेकिन बाद में अली जैदी जैसे लोग जो मिनिस्टर थे जिन्होंने काम किए नहीं, और कराची के एमएनए, हम 7 एमएनए ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और हम चाह रहे थे कि नौकरियां मिले। हमारे एक सिंगल नौकरी नहीं मिली बिलारी के लोगों को, और वो अली जैदी जैसे लोगों की वजह से हुआ। और आज कहाँ है अली जैदी? हम अपने लोगों के दरमियान हैं, वो कौंसलर का सीट भी नहीं जीत सकता। हमें इतनी हिम्मत है कि हम पब्लिक में आए और एमएनए की सीट लड़ रहे हैं। और उसमें मुझे ये हुआ था कि मुझे बहुत सारी पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी, बहुत सारी पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी कि आप हमारे टिकट पे लड़े। तो वो उसमें हुआ ये कि हमने कहा कि भाई अगर एक पार्टी के टिकट से लड़ते, जीतने वाली पोजीशन नहीं है उस पार्टी की, सिंगल पार्टी। हमने इसलिए अलायंस बनाई है, हमें इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों की सपोर्ट हासिल है और हम मज़ीद कोशिश करें कि मज़ीद पार्टियों की सपोर्ट भी हासिल हो। सर मुझे बताएं, वैसे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इलाके के जो मसाइल होते हैं वो जो एमएनए की नशस्त से नीचे सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पे होते हैं वो लोग हल करते हैं, फिर बल्दियाती सिस्टम की तरफ ये मामला चला जाता है। लेकिन जो वोटर की उम्मीद होती है वो एक एमएनए से होती है। आप यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए, आपने सर क्या तब्दीली आप लेकर आए इस इलाके में कि लोग दोबारा आपको वोट दें, दोबारा आपको असेंबली में पहुँचाएँ? देखिए जी, मैं थ्रू आउट इस टेन्योर में अपने लोगों के साथ राब्ते में रहा। कोई फ़ोन आता था, नॉन नंबर, अननोन नंबर, मैं पिक करता था, जवाब देता था। छोटे मोटे मसले होते हैं लोगों के, बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं, वो भी सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश की। या मंशियात के ख़िलाफ़ सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई। और जो डेवलपमेंट फ़ंड मिला हमें 18 महीने के बाद हमें मिला, 18 महीने उसमें मैंने तकरीबन हर यूसी में पहले बजट में जो 15 करोड़ मिले थे, 31,500 स्क्वायर फीट टफ ब्लॉक, जो टफ ब्लॉक होते हैं जैसे ये है, जो पहले इसकी गलियों में लगते थे, अब तो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में लग रहे हैं, पूरे यूरोप में, मिडिल ईस्ट में आपको हर जगह नजर आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे इस बात से हुआ कि आप जब 2018 में आप इलेक्शन जीते, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी कराची में, लेकिन प्रायोरिटी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची रहा नहीं। अब जब आप यहाँ से मुंतखब हुए एमएनए और बाकी जो मुंतखब हुए थे, उन्होंने यकीनन खान साहब से बात की होगी कराची के लिए, कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्या जवाब मिलता था सर आपको? देखिए जी, सबसे पहले मुझे याद है, मुझे शुरू में जो मुझे याद है, शुरू के दिन थे, मैंने एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें खान साहब खुद भी मौजूद थे, सारे मिनिस्टर थे, एमएनए थे। मैंने कहा कराची ने इतना बड़ी मैंडेट दिया है, 14 एमएनए हमारे हैं, और लियारी में पूरे कराची में लोग लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, दूसरी चीज़ें के इलेक्ट्रिक बेलगाम हो चुकी है, आप मेहरबानी करके जो है ना इस पर भी तवज्जो दें। तो उन्होंने मुराद सईद को कह के हमारे 4 दिन बाद में एक मीटिंग रखवाई जिसमें मोहन सलवी जो के इलेक्ट्रिक के उनको बुलाया गया था, और चेयरमैन नादरा को बुलाया गया था, सुई सदर गैस के उस वक्त एमडी तो वसीम साहब थे, उनको बुलाया था। फिर इन इदारों ने हमारे को काम कुछ करने शुरू कर दिए थे। फिर एक कोरोना का आपको तो हमारी वक्त गवर्नमेंट में कोरोना का मसला पैदा हुआ, पूरी दुनिया में एक अज़ाब इलाही नाज़िल था, उसमें सारे काम रुक गए थे। सर आपने जब पीटीआई छोड़ी
उसके बाद किसी और पार्टी में शमूलियत की ऑफर हुई? बहुत सारी पार्टियों की तरफ से, बहुत सारी पार्टियों की तरफ मुझे टिकट की ऑफर बहुत सारी पार्टियों की तरफ से अभी नेशनल असेंबली की, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन आदमी लड़े तो जीतने के लिए लड़े, और अल्लाह का शुक्र हमें जो इस वक्त अलायंस बनाई है। आप कह रहे हैं कि आपको क्योंकि काफ़ी सारी पार्टी सपोर्ट भी कर रही हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके हक में कोई दस्तबरदार हो जाए या आप किसी के हक में दस्तबरदार हो जाए? इंशाल्लाह ताला हम दस्तबरदार होने के लिए मैदान में नहीं है, तो हम तो अपने टाइटल का दफा करने के लिए जंग लड़ रहे हैं ना, तो हमें उम्मीद है कि कुछ बड़ी पार्टियों से भी बातचीत। सर आपने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि आपको 25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, ठीक है, तो ये तो बता दें क्योंकि आपने करोड़ों की ऑफर फिर आपने बता भी दिया कि आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब की तरफ से ऑफर हुई, तो ये बड़ा इल्ज़ाम है। तो सर ये किसके जरिए ये ऑफर हुई? ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे बीच में, ठीक है ना। मेरे एक दोस्त है जो मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, फिर वो पीपल्स पार्टी के चौधरीदार भी थे। आपने एक साबिक सदर का नाम ले दिया लेकिन आप उनका नाम नहीं ले रहे जिनके जरिए हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बीच के लोगों का क्या ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। मैं तो सर पे कफन बांध के निकले हुए लोग हैं, तो अपना क्या है, ठीक है ना। साबिक सदर की इज्जत को कुछ भी हो जाए उनका नाम आपने ले दिया लेकिन बाकी किसी का नहीं बताना। आपको एक चीज़ वजाहत करो ना, जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने 1 घंटे तक बिठाया, क्योंकि मैं किससे मुलाकात हुई आपकी? जरदारी साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मैं खुद 40 साल पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। 1 अक्टूबर 78 को मेरे घर पर फर्स्ट रेड हुआ था भुट्टो साहब की जान बचाने के मूवमेंट में। मैं नहीं मिला, नेक्स्ट डे मेरे वालिद साहब को ले गए थे। मेरे वालिद साहब को पहला दिल का दौरा बगदादी पुलिस स्टेशन में पड़ा। हम तो बीबी के बहुत करीब थे, उनको ये बात का पता था। उन्होंने इज्जत दी, क्या की उन्होंने डायरेक्ट ऑफर नहीं की मुझे, उन्होंने डायरेक्ट ये ऑफर नहीं की मुझे कि उन्होंने कहा कि आप, मैं चाह रहा हूँ आप भी इस पर साइन करें आदमी एतवाज़ के। मैंने कहा आप भी बलोच हो, मैं भी बलोच हूँ, किसी बलोच पे गद्दारी का इल्ज़ाम। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने हमें ऑफरें की, मुख्तलिफ लोगों ने ऑफरें की। फिर मेरे जो दोस्त साथ में ले गया था वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, उनको ऑफरें की गई। उनके ज़रिए मेरे बेटे को, ये बेटा जो खुर्शीद शाह के तरफ से के लोगों ने ऑफरें की, दूसरे लोगों ने ऑफरें की कि आप आएँ, मिलें, मुलाकात करें। मुझे मुलाकात के लिए बुलाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साफ क्या उम्मीद है सर, जीत जाएंगे यहाँ से? देखें, ये तो अवाम पर हमने फैसला छोड़ा है, हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने है, और अवाम जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। बहुत शुक्रिया शकूर साहब, थैंक यू सो मच। 2018 में तहरीके इंसाफ ऑब्वियसली इस हलके से पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान थी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के शर्जील गोपलानी साहब जो कि इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं NA 239 से, और उनके साथ साथ जो इसी हलके में नीचे PS की सीट्स हैं उनके उम्मीदवार भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। गोपलानी साहब, पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में 2018 में 2 नशिस्तें जीती थी। एक लियारी की सीट थी, एक बल्दिया की सीट थी। सर अब यहाँ से आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और 2018 में ये मार्जिन बड़ा कम था। पहले नंबर पे PTI, दूसरे पे आप थे, तीसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सर आप क्या समझते हैं इस बार फिर आप लड़ने जा रहे हैं, ये गैप किस तरह से फिल करेंगे? सर हो जाएगा? देखें, पहली बात तो ये मैं बताऊं कि जो रिज़ल्ट था, आप देखें PTI का रिज़ल्ट 3 बजे के बाद चेंज हुआ था। 2 बजे तक 62,000 वोट हमारे थे और PTI के जो वोट थे वो 30,000 से बहुत कम थे। हम डबल से मार्जिन से हम जीत रहे थे। और उसके बाद आपको पता है जो मामलात हुए और ये बातें मीडिया पे भी आ चुकी हैं और एनालिसिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा वोट जो है पूरे पाकिस्तान से लिया था। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मार्जिन भी नज़र आएगा जीतने का, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में भी बेतहाशा सीटें लेगी। स्पेशली आप लियारी और साउथ में हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात बन के उभरी थी 2018 के इलेक्शंस पे, लेकिन आपके हिस्से में आई सिर्फ 2 नशिस्तें और एक मखसूस नशिस्त, यानी कि कुल मिलाकर 3 नशिस्तें। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, पिछला इलेक्शन आपके सामने है, तमाम पार्टियों ने एक बात की कि इंजीनियर इलेक्शन था, और अब आपके सामने आपके एनालिसिस ने भी इस चीज़ को माना है कि इंजीनियर इलेक्शन था, और सबसे बड़ा जो वोट पे डाका डाला गया वो आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। और उसमें अब आप किसी चीज़ को भी आप इन्वॉल्व करना चाहें, मैं नेशनल TV के ऊपर वो बात नहीं करना चाहता हूँ, जो उसके मेन मामला हैं वो आप भी समझते हैं और बाकी आवाम भी समझती है कि क्या। रानी साहब, आप कह रहे हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो इंजीनियर्ड इलेक्शन था, तो सर ये वाला इंजीनियर्ड नहीं हो सकता? देखें, 2018 में हम नए थे और हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। इस दफ़ा हम भी जब उतरेंगे इलेक्शन में तो हम भी अपनी तैयारी के साथ उतरेंगे और कोशिश ये होगी कि इंजीनियर इलेक्शन ना हो। लेकिन थप्पा माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है।
थप्पा माफिया को रोकना पड़ेगा और हमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी की तरफ भी जाना पड़ेगा, ऑनेस्टी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को आगे ले जाना है, कौम को आगे ले जाना है, माशरे को आगे ले जाना है, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है। सर, उस वक्त 2018 के अवामिल में एक अवामिल ये भी था कि आपके साथ दीगर मजहबी जमातें आपको सपोर्ट कर रही थी, सुन्नी तहरीक भी आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस बार ये मुमकिन नहीं हो सका सर। नहीं, सुन्नी तहरीक हमारा बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। जो सुन्नी तहरीक का जो ग्रुप रजिस्टर्ड है वो हमारे साथ बाकायदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। 3 नशिस्तों पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सुन्नी तहरीक भी है। इसके अलावा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जो कि शाह तराबुल हक साहब वाली जमात है, इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तमाम अहले सुन्नत के अलावा भी बाकी जो फ़िक़े हैं और फ़िरके हैं वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। और इस दफ़ा आप इलेक्शन में जो चीज़ देखेंगे वो यही नज़र आएगी, फ़िरका परस्ती से हट के इंशाल्लाह ये इलेक्शन होगा। और तमाम दीनी जमातों को एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को असेंबली में आना चाहिए। अच्छा सर, ये ठप्पा माफिया की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, रोकेंगे कैसे इन्हें? देखें, हमारा जो मंशूर है वो ये है कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना हम, लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम जो कानून का आइन का सहारा लेके कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को रोका जाए। हमने आज भी मेरी DIG साउथ से मुलाकात हुई और मैंने इनको ये बात अभी बताई, आपसे प्रोग्राम से पहले मैं मिल के आया हूँ, क्योंकि कल भी हमें एक पार्टी की तरफ से धमकियाँ दी गई हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने कारकुनों को रोका हुआ और आइंदा भी हम रोकेंगे। हमारा ये मसला नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें। हमारे झंडे उतारे गए, हमारे स्टीमर उतारे गए और बाकायदा हम बगदादी थाने में हमने इसकी रिपोर्ट की और वो लोग जो सामने आए उन्होंने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ भी कर दिया। लेकिन हमने कारकुनों को ये कहा हुआ है, अगर हमारा कोई झंडा उतारता है आप दूसरा झंडा लगा दें, उसका झंडा नहीं उतारना है, उसका झंडा नहीं फाड़ना है। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी। हम अपने तौर पे तो हम चेंज लेकर आए ना, दूसरी पार्टियां अगर नहीं लाती। होना ये चाहिए कि तमाम पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमें खुद लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। अच्छा सर, मुफ्ती मुनीब साहब वो आपके हक में वोट मांग रहे हैं? देखें, हम ये नहीं कहेंगे वो मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, लेकिन हमें सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है जगहों से है। और आप देखें जुम्मे के आज के जो खुतबे थे उसमें भी इस्लाम की, दीन की और दीन को तख्त पे लाने की बात की गई है। उलमा किराम जो है जुम्मे के खुतबों में भी ये बात कर रहे हैं। दीनी जमातों की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या जमात इस्लामी से या जमीयत उलमा इस्लाम फे से इनसे इत्तेहाद हो सकता है, या ये भी दीनी सियासी जमात है? देखिए, ये तो हमारी मरकज़ को पता होगा क्या इत्याद हो सकता है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी होगी वो ये होगी कि तमाम लोगों को जो है साथ लेके चलें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे फ़िक़्ह जाफरिया हो, चाहे कोई और भी मामला हो। हमारा देखिए, इस मुल्क में रहने का हक हर शख्स का है और उसको वही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए। सर, जीत कर सबसे पहला काम क्या करेंगे? लियारी को मंशियात से पाक करना है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंशियात इस वक्त आपको पता है जो बच्चों के तक पहुंच चुकी है। आइस खासतौर पे इस वक्त हार्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, तो आइस है, मरवाना है, ये सारी चीज़ों को जो है इसको रोका जाएगा। उसके लिए हमने जो मैकेनिज़्म बनाया है, हम एंटी नार्कोटिक फोर्स को इन्वॉल्व करके कोशिश करेंगे इलाके में स्टेशन बनाया जाए उसका, और वो यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हो ताकि ये मंशियात को सबसे पहले रोका जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाकी से सारे काम करने, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, स्पेशली लियारी में फ्री एजुकेशन का हम सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पहले भी काम कर रहे हैं कुछ NGOs के साथ मिलके, और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। गोपलानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। मनशियात जो कि एक बहुत बड़ा मसला है लियारी का, उसके हवाले से बात करें कि अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम मनशियात से पाक करना लियारी को होगा। जो नाक़िदीन हैं, जो इलेक्शन सर्वे करते हैं, उनके मुताबिक जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो वोट स्पॉइलर है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या नतीजा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। नाज़रीन, आज हमने सारा वक्त NA 239 लियारी में गुजारा और हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर किसी एक पार्टी का पलड़ा भारी हमें नज़र नहीं आया। मिला जुला रद्द अमल, मिले जुले वोटर सपोर्टर नज़र आए। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई TLP को असेंबली में पहुँचाना चाहता है और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाहता है। गो कि अगर इलाके को देखती हूँ तो यहाँ पर सड़कों के मसाइल कदरे बेहतर मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल जिसमें सफाई सुथराई का निज़ाम हो गया, साफ़ पानी का निज़ाम हो गया, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासर है और यहाँ के लोग इन्हीं वजूहात की बिना पर शिकवा को ना दिखाई देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सबसे ज़्यादा शिकवा इस वजह से होता है क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और इस वक्त जो बल्दियाती सिस्टम है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। इसी वजह से उनसे सवाल भी ज़्यादा होता है। मुमकिन तौर पर जो अगली हुकूमत हो सिंध में वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब वो ये देखना पड़ेगा कि ये सादा अक्सरियत में होती है या मिलजुल कर हुकूमत बनती है, लेकिन ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके बगैर सिंध हुकूमत मुकम्मल नहीं होती। इंतज़ार करते हैं 8 फरवरी का कि क्या लियारी के अवाम फैसला करते हैं
किसको मुंतखब करके असेंबली में पहुंचाते हैं और क्या इनकी जो उम्मीद है इस बार इलेक्शन से और इस बार अपने चुने हुए उम्मीदवारों से होगी, क्या वो पूरी होती है। इसके लिए हमें 8 फरवरी का और इसके नताइज का, इलेक्शन का और इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल कराची के ही एक और हल्के से आपसे मिलेंगे और वहाँ के अवाम के मसाइल जानेंगे और वहाँ के उम्मीदवारों से सुनेंगे कि वो कराची के अवाम के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।